ओके सो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज हम एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये सभी क्वेश्चन हमारे 16 नवंबर 2021 के सेकंड शिफ्ट में आए हुए हैं। अगर आपने अभी तक 16 नवंबर 2021 के फर्स्ट शिफ्ट के रीजनिंग के क्वेश्चंस वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से क्लिक करके उसको देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम 16 नवंबर 2021 के सेकंड शिफ्ट की बात करने वाले हैं। उसमें जितने भी आपके टोटल 25 क्वेश्चन आए थे रीजनिंग के, उनको हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहता हूं। उस बटन पर क्लिक कर दो और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दो, जैसे कि मैं कर रहा हूं। बढ़ते हैं वीडियो में। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो आया था उस सेकंड शिफ्ट में, वो था आपका 4 लेटर्स क्लस्टर है हैव बीन गिवन, जो आपको दिए गए यहां पर, जिनमें से जो 3 आपके लेटर्स हैं, जो 3 आपके वर्ड्स हैं, वो किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन उनमें एक ऐसा लेटर होगा, एक ऐसा वर्ड होगा जो उन सभी तीनों से डिफरेंट होगा। देखिए क्वेश्चन आपका हिंदी में और इंग्लिश में दोनों प्रकार से यहां पर लिखा हुआ है। सबसे पहले हमें एक एक करके ऑप्शंस को देखना होगा कि आखिर इनमें क्या सिमिलरिटी बन रही है। तो हम ऑप्शन नंबर 1 को उठा लेते हैं, जो कि आपका एफ, डी और बी। यहां पर अगर आप F की पोजीशन देखें अल्फाबेट्स में, तो वो आपका 6 होता है, D का आपका 4 होता है और B आपका सेकंड होता है। इसके अलावा अब हम उठाएंगे ऑप्शन नंबर बी वाला। तो ऑप्शन नंबर बी है आपका OMK। अगर आप OMK की पोजीशन देखें तो O आपका 15 पर आता है, M आपका 13 पर आता है और K आपका 11 पर आता है। अगर आप JHF को उठाएंगे तो यहां पर लिख देते हैं हम JH और F। तो यहां पर अगर आप इनमें सिमिलरिटी देखें तो J आपका 10 पर आता है, H आपका 8th पर आता है और F आपका 6th पर आता है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको यहां पर दिखेगा कि 6 के बाद यहां पर 4 है, यानी कि -2 हुआ है। 4 के बाद यहां पर 2 है, यानी कि यहां पर भी -2 हुआ है। इसी प्रकार से 15 के बाद 13 है, -2 है, यानी कि 13 के बाद 11 है, यहां पर भी -2 है। इसी प्रकार से 10 के बाद 8 है, यानी कि -2 है। 8 के बाद 6 है, यानी कि यहां पर भी -2 है। तो इसका मतलब यूएसपी में भी -2 ही होना चाहिए। चेक कर लेते हैं भैया यूएसपी। तो यू कौन सी पोजीशन पर आता है? यू आता है आपका 21वीं पोजीशन पर, एस आता है आपका 19वीं पर, पी आता है आपका 16वीं पर। अगर आप इनमें डिफरेंस देखेंगे तो 21 और 19 में आपका डिफरेंस है 2 का, लेकिन 19 और 16 के बीच में -3 का डिफरेंस है। तो इस प्रकार से ये आपका डिफरेंट है इसमें से। सो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा बोला इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज मैंगो को इन्होंने QERK लिखा हुआ है और एप्पल को उन्होंने ETTPI लिखा हुआ है। अब आपको बताना है कि गुआवा को इसी लैंग्वेज के हिसाब से, उन्हीं कोडिंग के हिसाब से आप किस प्रकार से लिख सकते हैं। हिंदी में भी यहां पर लिखा हुआ है, अगर आपको इंग्लिश में नहीं पढ़ना आता है क्वेश्चन। हालांकि मैं हिंदी में ही आपको समझा रहा हूं क्वेश्चन को। सो सबसे पहले हम मैंगो को लिख लेते हैं। तो MANGO, मैंगो को किस प्रकार से डिकोड किया हुआ है उसको आप देखिए। मैंगो को यहां पर डिकोड किया हुआ है QERK और S में। सबसे पहले आप इनके लेटर्स की पोजीशन को लिख लीजिए। M आपका 13 पोजीशन पर आता है, A आपका 1 पर आता है, N आपका 14 पर आता है, G आपका 7 पर आता है और O आपका 15 पर आता है। इसी प्रकार से आपको नीचे भी देख लेना है। Q आपका 17 पर आता है, E आपका 5 पर आता है, R आपका 18 पर आता है, K आपका 11 पर आता है और S आपका 19 पर आता है। अगर आप देखेंगे 13 से यहां पर आपका 17 आया, इसका मतलब यह है कि यहां पर +4 हुआ। 1 से यहां पर 5 आया, यानी कि यहां पर भी +4 हुआ। N14 से R18 हुआ, यानी कि यहां पर भी +4 हुआ। G7 से K11 हुआ, यानी कि यहां पर भी +4 हुआ। O15 से S19 हुआ, यानी कि यहां पर भी 4 हुआ। और यही कोडिंग आपकी एप्पल में भी यूज हो रही है, मैं आपको पहले से ही बता देता हूं। अब आपको बताने कि गुआवा की जगह क्या आएगा। तो सबसे पहले आपको गुआवा लिख देना है। जल्दी से हम लिख देते हैं गुआवा। और गुआवा की जो पोजीशन है उसमें भी आपको 4 पोजीशन बढ़ाकर लिख देना है। तो अगर आपको पता होगा तो मैं यहाँ पर 2-3 के लिख देता हूं। G आपका 7th नंबर पर आता है, U आपका 21 पर आता है, A आपका 1 पर आता है, यही काफी है। अब 7 में अगर आप 4 को ऐड कर देंगे उस वाले लॉजिक के हिसाब से तो वो हो जाएगा आपका 11। U में अगर आप 4 को ऐड करेंगे वो हो जाएगा आपका 25। 1 में अगर आप 4 को ऐड करेंगे वो हो जाएगा आपका 5। तो यहां पर 5 आता है E पोजीशन पर, 25 पर आता है आपका Y और 11 पर आता है आपका K। तो K बाई E से क्या स्टार्ट हो रहा है वो आपको देख लेना है। तो K बाई F ये नहीं हो सकता, K बाई G ये भी नहीं हो सकता, KXE यहां पर है तो ये भी नहीं हो सकता है। बचा क्या आपका ये वाला ऑप्शन नंबर C, तो यही इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ओके सो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज गेम को इन्होंने डिकोड किया हुआ है इतने बड़े शब्द में। कार को जो कि 3 लेटर्स का होता है उसको भी इन्होंने 6 लेटर्स में कन्वर्ट किया हुआ है। अब आपको बताना है कि जो पोस्ट है उसे आप किस प्रकार से डिकोड कर सकते हैं। देखिए अगर आप यहां पर ध्यान देंगे तो गेम के अंदर कितने लेटर्स हैं,
GAME। और यहां पर उन्होंने क्या कन्वर्ट किया हुआ, देखिए एक तो आप उन्होंने लिखा हुआ T, फिर लिखा हुआ U, फिर लिखा हुआ Z, फिर A, फिर N, फिर O, फिर B और फिर W। अगर आप ध्यान देखें तो 1 2 3 4 और 1 2 3 4, यानी कि यहां पर टोटल 8 लेटर्स हैं और ऊपर आपके टोटल 4 लेटर्स थे, यानी कि 4 के डबल हो गए। अगर आप कार्स पर भी ध्यान देंगे तो कार में 3 लेटर है और यहां पर XYZ AIJ, यानी कि यहां पर 6 लेटर है, यानी कि डबल लेटर्स है। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि हर एक लेटर को 2 लेटर्स में कन्वर्ट किया हुआ है। इस प्रकार से हर एक लेटर को 2 लेटर्स में कन्वर्ट किया हुआ, तभी आपके पास इसी प्रकार की पॉसिबिलिटीज आ सकती है। तो यहां पर अगर आप कैरेक्टर्स की पोजीशंस को देखें तो G आपका 7th नंबर पर आता है, A आपका 1 पर आता है, M आपका 13 होता है और E आपका 5 होता है। अब आपको देखना है कि G से T किस प्रकार से आएगा और G से U किस प्रकार से आएगा। देखिए अगर आप T की पोजीशन देखेंगे तो T की पोजीशन होगी मेरे भाई 20, और अगर आप U की पोजीशन देखेंगे तो U की पोजीशन होगी मेरे भाई 21। बाद में बाकी समझेंगे, अभी आप यहां पर समझिए A आपका 1 है, Z आपका 26 होता है, ये आपको पता है, तो आप यहां लिख दीजिए 26। A आपका 1 होता है तो यहां पर लिख दीजिए आप 1। अब यहां पर आपका लॉजिक क्लिक कर जाना चाहिए, यहां पर ऑपोजिट लेटर पर काम हो रहा है, क्योंकि आपको पता है ऑपोजिट लेटर का जो योग होता है, जो एडिशन होता है, जो टोटल होता है, वो 27 आना चाहिए। सो अगर आप 20 और 7 को जोड़ेंगे तो आपके पास 27 आएगा, अगर आप 26 और 1 को जोड़ेंगे तो भी आपके पास 27 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो ये एक कैरेक्टर है ये वाला, वो ऑपोजिट कैरेक्टर होगा ऊपर वाले से। तो जी का जो ऑपोजिट होता है वो टी होता है, तो यहां पर आपका टी लिखा हुआ है और टी से यहां पर यू जाने के लिए आपने टी से यू पर जाने के लिए +1 कर दिया है, यहां पर आपने जेड से ए जाने के लिए +1 कर दिया है, यहां से आपने एन से ओ जाने के लिए +1 कर दिया है, बी से डब्ल्यू जाने के लिए +1 कर दिया है, ई से बी तक जाने के लिए ऑपोजिट होगा तो 5 यहां पर है, तो यहां पर इसकी कौन सी पोजीशन होगी, यहां पर इसकी पोजीशन होगी 22। तो बी की पोजीशन 22 ही होती है, ई की पोजीशन 5 होती है, 5 और 22 आपका 27 होता है। यानी कि आपका जो एक लेटर है जो आपके यहां पर टी लिखा हुआ है ये तो आपका ऑपोजिट लेटर है और उसके बाद जो बराबर में लिखा हुआ है वो उसमें +1 होकर आ रहा है। तो यहां पर हमें पोस्ट को कन्वर्ट करना होता है तो हम लिखेंगे पोस्ट POS और T का ऑपोजिट होता है आपका K, और K में जब आप एक को ऐड करेंगे, क्योंकि यहां हमारा +1 होकर आ रहा है, तो K में जब आप एक को ऐड कर देंगे, 1 को ऐड करेंगे तो यहां पर आएगा आपका L। इसी हिसाब से O का क्या ऑपोजिट होता है, O का ऑपोजिट होता है मेरे भाई L, और L में जब आप एक को ऐड करेंगे तो यहां पर आ जाएगा मेरे भाई M। तो अब बस इतना ही बहुत है, 4 लेटर KLLM। तो यहां पर देखिए O से स्टार्ट हो रहा है तो ये भी नहीं है, Q से स्टार्ट हो रहा है तो ये भी नहीं है, और यहां पर एक L है तो ये भी नहीं है। ये वाला ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था लेकिन बहुत मजेदार क्वेश्चन था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड नंबर इन द सेम वे एज द सेकंड नंबर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट नंबर। उस विकल्प का चयन करना है जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंध रखती है। यानी कि इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो आपका इन दोनों के बीच में भी होना जरूरी है। तो 20 और 480 बहुत बड़ा नंबर है। 25 के बाद यहां ऑप्शन में देखिए आप 700, 725, 655, 625 बहुत बड़े नंबर हैं, यानी कि मल्टीप्लाई तो हो रहा होगा या स्क्वायर हो रहा होगा या क्यूब हो रहा होगा। तो सबसे पहले हम 20 का स्क्वायर कर लेते हैं। तो आपको पता है 20 का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो आपके पास जो नंबर निकल कर आता है वो 400 होता है, और यहां पर आपका 80 भी है। तो 20 की मदद से 80 किस प्रकार से लाएंगे वो आपको पता है। अगर आप 20 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो नंबर निकल कर आएगा वो 80 होगा, और अगर आप 400 और 80 को ऐड कर देंगे तो आपके पास जो फाइनल नंबर आएगा वो 480 ही होगा। इसी प्रकार से 25 का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो आपको पता है आपके पास नंबर क्या निकल कर आता है। आपके पास जो नंबर निकल कर आता है वो होता है मेरे भाई 625। इस प्रकार से अब अगर आप 25 की 4 में मल्टीप्लाई कर देते हैं इसी प्रकार से, इस प्रकार से यहां पर हो रही है, तो आपके पास क्या निकल कर आएगा 100 निकल कर आएगा। अब अगर आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपके पास जो नंबर निकल कर आएगा वो होगा 725। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यहां पर भी सेम एनालॉजी से रिलेटिव क्वेश्चन है। यहां पर कोडिंग डिकोडिंग भी है थोड़ी सी, क्योंकि यहां पर लेटर्स की बात हो रही है। तो यहां पर सबसे पहले आपको पोजीशन पता होना जरूरी है। तो जेड का जो पोजीशन है ये आपको पता होगा, जेड का पोजीशन होता है 26। बाय का जो पोजीशन है वो आपको पता होगा, वो होता है आपका 25।
5। इसी प्रकार से जी का पोजीशन आपको होता है आपका 7 और ओ का जो पोजीशन है वो होता है आपका 15, टी का होता है आपका 20 और ई का होता है आपका 5। अब ऐसा क्या किया जो यहां पर ये वाली कोडिंग निकल कर आई। यहां पर क्या है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जेड यहां पर 26 है, बाई यहां पर भी है जो कि 25 है, टी यहां पर भी है जो कि 20 होता है, ओ आपका यहां पर भी है जो कि 15 होता है, जी आपका यहां पर है जो कि 7 होता है और ई आपका यहां पर है जो कि 5 होता है। तो क्या सिमिलरिटी आपको दिख रही है? देखिए मैं आपको बता देता हूं समय ना बर्बाद करते हुए, यहां पर आपका कोई भी अरेंजमेंट नहीं था, कोई भी आपका सॉर्टिंग नहीं थी, यानी कि यहां पर कोई असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं था। लेकिन अगर आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर सॉर्टिंग है, यहां पर आपका पहले जो बड़ा नंबर है वो आ रहा है, यानी कि 26 पहले आ रहा है, फिर उसके बाद 25 है, फिर 20 है, फिर 15 है, फिर 7 है, फिर 5 है, लेकिन यहां पर नहीं था। इसका मतलब यह है कि डिक्शनरी के ऑर्डर का आपको रिवर्स कर देना है, सबसे बड़ा वाला नंबर पहले आएगा। वही चीज आपको यहां पर लागू कर देनी है। सबसे बड़ा जो कैरेक्टर है, सबसे बड़ा जो कैरेक्टर की पोजीशन है वो किसकी है वो आपको देखना है। तो आपको पता चल जाएगा सबसे बड़ा जो कैरेक्टर है इसमें वो है आपका यू। तो यू जो है मेरे भाई वो आता है आपका 21 नंबर पर। इसके बाद जो अगला कैरेक्टर है वो है मेरे भाई आपका एस। एस जो आता है वो आता है आपका 19 नंबर पर। अब यहां पर यूएस से इसको छोड़कर तीनों ऑप्शन स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसके बाद जो बड़ा कैरेक्टर है वो है आपका क्यू जो कि आता है 17 नंबर पर। तो यहां पर ये वाला ऑप्शन भी आपका कट गया। ये दो ऑप्शन अब आपके पास बच गए, यू एस क्यू यहां पर तीनों पर है। अगला देखना है आपको कौन सा पोजीशन आएगा। तो यहां पर जो सबसे बड़ा है अगला वो है आपका 14 यानी कि एन। तो यहां पर देखिए एन किस पर है, तो यहां पर आपका ई है, यहां पर आपका एन है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर है ना, एकदम सिंपल। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। ओके सो क्वेश्चन नंबर 6 आपका डाइस का क्वेश्चन है, एक पासे का क्वेश्चन है। यहां पर बोल रहा है क्वेश्चन आपका सेलेक्ट द डाइस दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग द गिवन सीट अलोंग द लाइंस। उस पासे का चयन करना है जो दी गई सीट को रेखाओं के साथ मोड़कर बनाया जा सकता है। तो यहां पर मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि अगर आपका चार पासे, चार अगर आपके नंबर एक ही लाइन में लिखे हुए हैं तो वो एक नंबर को छोड़कर एक दूसरे के विपरीत होते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, समझ रहे हो ना। तो यहां पर वन का जो ऑपोजिट होगा वो होगा मेरे भाई आपका 5। तो यहां पर मैं लिख देता हूं वन का जो ऑपोजिट है वो होगा 5। इसी प्रकार से 3 का जो ऑपोजिट है वो होगा 6। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 3 का ऑपोजिट होगा आपका 6। बचे हुए जो दो नंबर रह जाएंगे वो भी एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। तो यानी कि 2 और 4 जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है। अब इसके बाद आपको यह पता करना है कि इन सभी डाइस में से, इन सभी पासों में से कौन सा पासा आप बना सकते हैं इस वाले फोल्डिंग सीट की मदद से। तो वो आपको देखना है। तो आपको एक बात याद रखनी होगी कि 1 और 5 कभी भी आपको एक जगह देखने को नहीं मिल सकते हैं। 3 और 6 एक जगह देखने को नहीं मिल सकते हैं। 2 और 4 एक ही पासे में एक साथ देखने को नहीं मिल सकते क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। तो ऑपोजिट में से सिर्फ एक आपको दिखेगा और एक आपको नहीं दिख सकता है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको 1 देखने को मिल रहा है, यानी कि ये वाला आपका कंप्लीट हो चुका है। यहां पर आपको 4 देखने को मिल रहा है, यानी कि ये वाला भी आपका कंप्लीट हो चुका है। यहां पर आपको 6 देखने को मिल रहा है, यानी कि ये वाला भी कंप्लीट हो सकता है। यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर ए वाला डाइस है वो बन सकता है। इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर अगर आप बी में देखेंगे तो यहां पर 3 है, तो 3 आपका ये वाला पर कंप्लीट हो गया। 5 है तो 5 भैया यहां से आ जाएगा। 2 मेरे भाई यहां से आ जाएगा, यानी सभी से एक एक नंबर आपका यहां पर आ गया। तो यानी कि ये भी आपका फॉर्म हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी अगर हम देखें तो यहां पर लिखा हुआ 1 यानी कि 5 नहीं है, तो ये भी हो सकता है। यहां पर लिखा हुआ 4 यानी कि 2 नहीं है, तो ये भी हो सकता है। यहां पर लिखा हुआ 6 यानी कि 3 नहीं है, तो ये भी हो सकता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी बन सकता है। डी अगर हम देखें तो 3 1 2, तो 3 1 2 आपका यहां पर ऊपर लिखा हुआ है, यानी कि नीचे वाले नहीं लिखे हुए हैं, सभी का एक एक लिखा हुआ, तो ये भी पॉसिबल है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी भी बन सकता है। लेकिन अब जो रियल ऑप्शन दिए हुए हैं ये आपको पढ़ने होंगे। क्या सिर्फ बी और डी ही बन सकते हैं? तो नहीं भैया, ए और सी भी हो सकते हैं, तो ये भी गलत है। क्या सिर्फ बी सी और डी ही हो सकते हैं? तो भैया ए भी हो सकता है, तो ये भी अभी फिलहाल के लिए गलत है। क्या सिर्फ बी होगा? तो नहीं भैया, सी डी ए भी है। क्या ए और सी होगा? तो नहीं भैया, ए और सी नहीं हो सकता है। तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर बी है वही आपका राइट आंसर हो सकता है फिलहाल, क्योंकि ए आपका ऑप्शन में इसमें नहीं दिया गया है। हालांकि मुझे यहां पर डाउट था कि एक और ऑप्शन होना चाहिए जहां पर ए बी सी डी होना चाहिए, लेकिन मैंने कई जगह ट्राई किया, सभी के आंसर कीज में भी यही ऑप्शन करेक्ट लगा हुआ है, यानी कि अभी आप इसी को मान लीजिए। लेकिन ए बी सी डी सभी के सभी पासे इस वाली सीट से बन सकते हैं। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, सो यहां पर आपका ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था। अदिति इज द डॉटर
ऑफ संकेत, अदिति जो है वो संकेत की बेटी है। यहां पर लिखा हुआ है प्रीति इज द डॉटर ऑफ अंकित, प्रीति जो है वो अंकित की बेटी है। कृति इज द मदर ऑफ माही, कृति आपका माही की माँ है। नीता इज संकेत वाइफ, यानी कि नीता जो है वो संकेत की पत्नी है। नीता इज द मदर इन लॉ ऑफ ब्रिटिश मदर कृति, यानी कि जो नीता है वो ब्रिति की माँ कृति की सास है। अब आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से ऑप्शंस में से कौन सी स्टेटमेंट इस हिसाब से सही नहीं हो सकती है। देखिए क्वेश्चन आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है, अदिति संकेत की पुत्री है, इस प्रकार से। सबसे पहले यहां पर क्या बात हो रही है, देखिए यहां पर एक बात हो रही है फीमेल की, किसकी बात हो रही है, फीमेल की बात हो रही है। इसके बाद जो बात हो रही है वो हो रही है मेरे भाई यहाँ पर मेल की, क्योंकि एक लड़के हैं लड़की है। इसके बाद जो बात हो रही है वो हो रही है भैया जेनरेशंस की, कपल्स की। तो यहाँ पर हम सभी के लिए कुछ एक सिंबल बना लेते हैं, जैसे कि फीमेल के लिए मान लीजिए हम इस प्रकार से एक सर्कल मान लेते हैं, मेल के लिए हम इस प्रकार से एक स्क्वायर को मान लेते हैं, ठीक है, ताकि आसानी से हमारा क्वेश्चन हो सके। अगर हम कपल की बात कर रहे हैं, मैरिड की बात करें, तो हम इस प्रकार से डबल लाइन को लिख देंगे, तो हम इसका मतलब मैरिड मानेंगे या फिर हम इसका मतलब कपल मानेंगे। अगर हम एक सिंगल लाइन को लिख रहे हैं, इसका मतलब हम मानेंगे सिबलिंग्स, सिबलिंग्स यानी कि भाई बहन, ये सब हम मानेंगे। क्लियर है। इसके बाद अगर हम एक वर्टिकल लाइन बनाते हैं तो इसका मतलब हम मानेंगे जेनरेशन गैप, यानी कि दादा से बाप और बाप से बेटा, एक जनरेशन होता है ना, इस प्रकार से हम मानेंगे। अब हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या बोलता है, बारी बारी से बस आपको वही करना है, कुछ और एक्स्ट्रा नहीं करना है। हालांकि मैं आपको आराम आराम से समझा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है। आपको प्रैक्टिस को जनरेट करना होगा। आप बार बार एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अच्छे से अपनी प्रैक्टिस करेंगे, तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक आपका आसानी से हो जाता है। हर चीज के लिए शॉर्टकट नहीं लगता है। तो यहां पर अदिति जो है वो डॉटर है संकेत की। यहां से क्या पता चला, देखिए अभी ये नहीं पता चला कि जो संकेत है वो मां है या बाप है, लेकिन ये पता चल गया कि अदिति जो है वो बेटी है, किसकी, संकेत की। तो जेनरेशन की बात है, बाप से बेटे की तरफ हम जा रहे हैं, तो बाप से बेटी यानी कि जेनरेशन की बात है, और यहां पर हम लिख देते हैं अदिति, इस प्रकार से। तो अदिति संकेत की बेटी है, तो बेटी है तो फीमेल के लिए हम ये वाला सर्कल बना देते हैं। समझ में आ रही है ना बात। इसके बाद अगली लाइन क्या है, ब्रीति इज द डॉटर ऑफ अंकित, जो ब्रीति है वो अंकित की पुत्री है, तो यहां पर हम लिख देते हैं अंकित। अंकित अभी आदमी है, औरत है, नाम पर मत ध्यान दीजिए, हमें नहीं पता है, लेकिन हमें यह जरूर पता है कि ब्रीति जो है वो इसकी पुत्री है, यानी कि ब्रीति जो है अंकित की बेटी है, तो फीमेल है, तो हम एक सर्कल बनाएंगे और यहां पर हम लिख देंगे ब्रीति, इस प्रकार से। क्लियर है। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है कृति जो है वो मां है माही की, कृति जो है वो मां है माही की। मान लीजिए यहां पर आपका कृति है और यहां पर लिखा हुआ मदर ऑफ माही। अब हमें यह क्लियर है कि कृति जो है वो फीमेल है, तो इसलिए यहां पर एक सर्कल बना लीजिए, और उसका जो बेटा या बेटी जो भी है अभी हमें क्लियर नहीं है, वो होगा माही, इस प्रकार से। क्लियर है। इसके बाद क्वेश्चन आपका क्या बोलता है वो आप पढ़िए। क्वेश्चन बोलता है नीता जो है वो संकेत की वाइफ है, और मैंने आपको क्या बताया कि जब हम कपल्स की बात करेंगे तो हम ये वाला सिंबल को यूज करेंगे, जिसका मतलब कपल होगा। तो यहां पर हम ये वाला सिंबल यूज कर लेते हैं, संकेत की वाइफ है, यानी कि इस प्रकार से, और यहां पर आप लिख सकते हैं क्या, नीता। अब क्योंकि नीता जो है वो वाइफ है, यानी कि ये फीमेल है, तो बच्चा कौन, संकेत, तो संकेत क्या होगा, मेल होगा, इस प्रकार से। क्लियर है। अगला क्या है, नीता जो है वो मदर इन लॉ है ब्रीति की मां कीर्ति की। क्लियर है। नीता जो है ब्रीति की मां कीर्ति की सास है, यानी कि ब्रीति जो है वो कीर्ति की मां है, इस प्रकार से। यहां पर क्या है, ये मां है, इस प्रकार से। तो अगर ये मां है और ये ब्रीति की मां है, तो यानी कि अंकित उसका पति होगा। तो ये मेल है, तो इस प्रकार से इसका ये वाला सिंबल हो गया। इसका मतलब ये है कि अंकित और कृति जो है वो एक दूसरे के पति पत्नी है। एक दूसरे के मतलब ये पति पत्नी है, कपल है, ठीक है। और ब्रीति जो है वो इन दोनों की पुत्री है। अब क्वेश्चन यहां पर बोल रहा था, जो नीता है वो ब्रीति की मां कृति की सास है। सो अगर कृति को नीता की सास बनाना होगा तो सबसे पहले अंकित को नीता का बेटा बनाना होगा। तो यहां पर क्या हो गया, अदिति और अंकित क्या हो गए, भाई बहन हो गए, इस प्रकार से। तो हमारा इस प्रकार से ये डायग्राम बन जाएगा। अब यहां पर हमें यह पता करना है कि ऑप्शंस में कौन सा स्टेटमेंट गलत है। अंकित जो है वो फादर है माही का, अंकित जो है वो क्या फादर है माही का, बिल्कुल है, क्योंकि अंकित और कृति भैया पति पत्नी है, तो माही जो वो इन्हीं की तो औलाद हुई, तो ये वाली बात आपकी सही है। तो ये भी आपका राइट आंसर नहीं हुआ। अभी अगला ऑप्शन है ब्रीति जो है क्या वो सिस्टर है माही की,
बिल्कुल है भैया, देखो प्रीति और माही भाई बहन है या फिर बहन बहन है, जो भी है, तो ये इनका रिलेशन है भाई बहन का, तो ये भी सही है। अदिति जो है क्या वो डॉटर है नीता की? अदिति जो है वो नीता की बेटी है क्या? तो देखिए अदिति कहाँ है, यहाँ पर है, और क्योंकि सांकेत और नीता पति पत्नी है और सांकेत की बेटी अगर अदिति है तो वो अदिति जो है वो नीता की भी तो बेटी हुई, तो ये भी सही है। तो लास्ट ऑप्शन बचा है वही आपका राइट आंसर होगा। लेकिन एक बार फिर भी पढ़ लो, कृति जो है क्या वो डॉटर है सांकेत की? तो कृति कहां पर है मेरे भाई? कृति यहां पर है, तो क्या वो डॉटर सांकेत की? नहीं भाई, वो बहू है। सांकेत जो है वो ससुर है कृति का, ना कि कृति का बाप है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन था, लेकिन मैंने आपको समझाया तो इसलिए थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन अगर आप करते तो बहुत ईजी हो जाता। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, से बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, आपका फर्स्ट शिफ्ट में भी आया हुआ है। इफ ए डिनोट्स एडिशन, ए अगर एडिशन को डिनोट कर रहा है तो यहां पर हम लिख देते हैं ए अगर एडिशन को डिनोट कर रहा है, बी अगर डिनोट कर रहा है मल्टीप्लाई को तो हम यहां पर लिख देते हैं बी डिनोट कर रहा है मल्टीप्लाई को, सी डिनोट कर रहा है सब्ट्रैक्शन को तो यहां पर हम लिख देते हैं सी डिनोट कर रहा है सब्ट्रैक्शन को, एंड डी डिनोट्स कर रहा है डिवाइड को तो यहां पर हम लिख देते हैं डी आपका डिनोट कर रहा है किसको? डिवाइड को। क्लियर है? अब आपको बताना है कि ये जो आपके सामने एक्सप्रेशन लिखी हुई है इसकी आखिर क्या वैल्यू होगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखने में कठिन लग सकता है। 100 डी यहां पर लिखा हुआ है, डी का मतलब क्या है यहां पर आप देखिए, डी का मतलब डिवाइड है तो यहां पर आपका डिवाइड लिख दिया। 1 बी 4 लिखा हुआ है, बी का मतलब क्या है मल्टीप्लाई, तो 1 मल्टीप्लाई 4 हो गया, ब्रैकेट आप क्लोज कीजिए। यहां पर लिखा हुआ ए यानी कि एडिशन, यहां पर लिखा हुआ 2 यानी कि 2 आप लिख दीजिए, बी लिखा हुआ यानी कि मल्टीप्लाई, उसके बाद ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए। यहां लिखा हुआ 13 तो 13 लिख दीजिए, ए का मतलब प्लस तो आप यहां पर प्लस लिख दीजिए, 11 लिख दीजिए, ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। यहां लिखा हुआ सी यानी कि सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस लगा दीजिए। यहां लिखा हुआ 3, बी का मतलब मल्टीप्लाई, 17 का मतलब 17 ही होगा और सी का मतलब सब्ट्रैक्शन होगा और 12 का मतलब 12 ही होगा मेरे भाई। तो ए बी सी डी को यहां पर हमने साइंस में रिप्लेस कर दिया। अब आपको करना कुछ नहीं है मेरे भाई, बॉड मास। बॉड मास आपको याद होना चाहिए, यानी कि सबसे पहले आपको ब्रैकेट को देखना है, उसके बाद डिवाइड को देखना है, फिर आपको मल्टीप्लाई को देखना है, फिर आपको एडिशन को देखना है, फिर आपको सब्ट्रैक्शन को देखना है। बस ये आपको बॉड मास लगा देना है। अब जल्दी से हम देखते हैं ब्रैकेट सबसे पहले कहां पर है, यहां पर है, तो 1 into 4 आपका 4 निकल कर आएगा। यहां पर एक और ब्रैकेट है 13 + 11 तो ये आपका 24 निकल कर आएगा। 17 में से 12 जाएगा तो यहां पर आपका 5 निकल कर आएगा इस प्रकार से। इसके बाद 11 को आपको 4 से डिवाइड कर देना है तो 25 का 100 होता है, तो 25 आपका यहां आ जाएगा, प्लस यहां पर आपको लगा देना, ये वाला प्लस आपका यहां आ गया, और 2 और 24 को आपको मल्टीप्लाई कर देना है तो आपके पास जो नंबर आएगा वो आएगा आपका पास 48 इस प्रकार से। इसके बाद माइनस आपका यहां पर आ जाएगा और 3 into 5 आपको करना तो यहां पर आ जाएगा आपका 15। अगर आप बाद में इन तीनों की कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास जो नंबर निकल कर आएगा वो होगा मेरे भाई 58, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही अजीब ही क्वेश्चन था। इन ऑप्शंस में दिए गए वेन डायग्राम्स में से कौन सा वेन डायग्राम स्कूल टीचर और एम्प्लॉय का संबंध को सही से प्रदर्शित कर सकता है? यहां पर अगर आप ध्यान देंगे तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, इसमें अगर आप ऑप्शन नंबर ए पर ध्यान देते हैं कि मान लो अगर आपका ये स्कूल है तो स्कूल और टीचर जो हम एक दूसरे से संबंधित रखते हैं, तो यहां पर आपका टीचर आ गया, यहां पर आपका एम्प्लॉय आ गया, आ सकता है। लेकिन एक टीचर जो है वो भी तो एक एम्प्लॉय हो सकता है, और जो आपका एक स्कूल है वो एक एम्प्लॉय थोड़ी नहीं हुआ, वो तो आपका एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ। तो ये वाला ऑप्शन तो आपका गलत होगा। ऑप्शन नंबर अगर आप सी पर ध्यान दें तो यहां पर मान लीजिए ये स्कूल है, ये टीचर है, ये एम्प्लॉय है, तो मेरे भाई एक जो स्कूल है उसके अंदर ही टीचर होंगे तो ये रिलेशन नहीं रख रहा, तो यानी कि ये गलत है। एक जो टीचर होगा वो एक स्कूल का एम्प्लॉय होगा तो ये भी गलत है, यानी कि ये वाला ऑप्शन भी आपका गलत है। इसी प्रकार से आप यहां पर डी पर ध्यान दीजिए। यहां पर मान लीजिए ये स्कूल है, ये जो ऊपर है ये आपका मान लीजिए टीचर है, ये आपका एम्प्लॉय है, तो सभी एम्प्लॉयज आपके टीचर थोड़ी नहीं होंगे, कुछ एम्प्लॉयज आपके स्टूडेंट भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से ये भी आपका संबंध नहीं रखता है। जो थोड़ा बहुत संबंध रख रहा है यहां पर ये वाला डायग्राम रख रहा है, लेकिन ये भी पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि मान लो अगर ये स्कूल है तो ये आपका एम्प्लॉय हो गया, ये आपका टीचर हो गया। यहां पर ये वेन डायग्राम क्या बोल रहा है कि जो कुछ टीचर होते हैं वो स्कूल से संबंध रखते हैं। चलो इस बात को मान भी लेते हैं कि कुछ टीचर स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं, कुछ जो एम्प्लॉयज है वो टीचर भी होते हैं, वो स्कूल भी होते हैं। नहीं भाई, स्कूल तो ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये भी पूरी तरीके से सही नहीं है। लेकिन इस ऑप्शन को इन तीनों के कंपैरिजन अगर किया जाए तो यही सही होगा। आप चाहें तो यहां पर लगा सकते हैं इसको टिक, आप चाहें तो क्वेश्चन में ई बनाकर इस प्रकार से टिक लगा सकते हैं, तो भी वो सही कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो इनमें से कोई सा है नहीं असलियत में। अगर आप लगाना चाहते हैं तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो सकता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, सो नंबर सीरीज का ये क्वेश्चन है। 5 के बाद 9 आ रहा है, 9 के बाद 18 आ रहा है, 18 के बाद 34 है, फिर कोई और बड़ा नंबर आएगा, उसके बाद फिर कोई और बड़ा नंबर है कि 95 आएगा, यानी कि मल्टीप्लाई तो मेरे भाई हो रहा है।
क्लियर है? तो यहां पर अगर आप सोचेंगे कि भैया 5 से 9 बनाने के लिए 5 इंटू 2 कर देंगे तो आपके पास 10 आ जाएगा। 10 में से अगर आप 1 माइनस करेंगे तो आपके पास 9 आ जाएगा। तो आप सोचेंगे भैया 9 में यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अभी चलो हम मान लेते हैं कि एक में तो भैया मल्टीप्लाई करके माइनस 1 करना और एक में सिर्फ मल्टीप्लाई करनी है, तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। तो 18 में से यहां पर अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 36 आएगा, लेकिन यहां पर 34 है तो यहां पर आप -2 करेंगे। देखो भैया ये आपका पैटर्न नहीं बनना, तो यानी कि ये तो आपका सॉल्यूशन नहीं हुआ। यहां पर पैटर्न कुछ और है। वो क्या है देखिए, आप 5 से 9 आप नहीं बना सकते डायरेक्टली, तो करना क्या होगा, आप यहां पर लिखेंगे 5 इस प्रकार से, और अगर आप 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास निकल कर आएगा 4, तो 5 + 4 = 9। अब भी आप इतना समझिए, यहां पर आपका 9 आ गया। अब 9 से आपको 18 बनाना, तो किस प्रकार से बनाएंगे वो आप देखिए। यहां पर आप लिखेंगे 9 और इसके बाद आपने यहां पर 2 का स्क्वायर किया तो यहां पर आप 3 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 9 आ गया आपका यहां पर, और 3 का स्क्वायर होता है आपका 9, और 9 और 9 आपको होते हैं 18। इसी प्रकार से 18 को अगर आप देखेंगे तो 18 आपका नॉर्मल आ गया, और यहां पर अगर आपने 3 का स्क्वायर किया तो यहां पर आपका 4 का स्क्वायर होगा। तो 18 में जब आप 16 को ऐड करेंगे तो आपके पास 34 आएगा। इसी प्रकार से आपको यहां पर करना है, यहां पर आपको 34 में 5 का स्क्वायर को जोड़ देना है, यानी कि 34 में आपको 25 को जोड़ देना है। जो भी आपके पास नंबर आएगा वो आपका 59 यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा। यही इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा बोल रहा था कि जो 4 ऑप्शंस आपको दिए गए जिनमें से जो 3 हैं वो एक दूसरे से कुछ ना कुछ संबंध रखते हैं, एक जैसे हैं, लेकिन एक जो है वो डिफरेंट है। कौन सा डिफरेंट है बस आपको वही बताना है। यहां पर आप एक एक करके ऑप्शंस को देखेंगे तो 46 और 65 में कितना अंतर है, 46 और 65 में 19 का अंतर है। 65 और 82 में कितने का अंतर है, 65 और 82 में 17 का अंतर है। इसी प्रकार से 54 और 73 में कितने का अंतर है, उनमें भी 19 का ही अंतर है। 73 और 90 में कितने का अंतर है, उनमें भी 17 का ही अंतर है। इसी प्रकार से 21 और 40 में कितने का अंतर है, 21 और 40 में 19 का अंतर है। 40 और 57 में 17 का अंतर है, यानी कि यही लॉजिक चल रहा है। तो लास्ट में आप मैच करेंगे तो 39 और 48 में कितने का अंतर है, सिर्फ 9 का अंतर है। 48 और 75 में कितने का अंतर है, 27 का अंतर है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका राइट आंसर होगा, वो सबसे अलग है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारे पास यहां पर कुछ आकृतियां दी गई हैं, आपको बताना कि चौथी आकृति इन ऑप्शंस में से कौन सी होगी। यहां पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर एक सिंगल एरो है, एक तरफ ही उसका मुंह है, एक ही तरफ उसका हेड है, इस प्रकार से। यहां पर जो दूसरी आकृति है उसमें जो एरो है उसका दोनों तरफ हेड है, इस प्रकार से। तीसरी आकृति में यहां पर सिंगल हेड है, दो तरफ हेड नहीं है, तो यानी कि चौथा जो आकृति होगी उसमें दोनों तरफ आपके इस प्रकार से मुंह होगा। ये बात तो क्लियर है। तो देखिए मेरे भाई, इस वाली आकृति में एक तरफ मुंह है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, इस वाली आकृति में भी एक तरफ मुंह है एरो का, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। ये बात क्लियर हो गया। इसके बाद अगर आप ध्यान देंगे तो देखिए यहां पर आपको ध्यान देना हो, एरो जो है एक कॉर्नर पर इसका मुंह बन रहा है और दूसरी तरफ वो कॉर्नर पर नहीं है, मिडिल में है। इसी प्रकार से यहां पर आपका एक मिडिल से स्टार्ट हो रहा है और वो आपका कोनों पर जाकर लग रहा है। इसी प्रकार से एक तरफ तो कोने पर है और एक तरफ आपका मिडिल पर है। इसी प्रकार से वही सेम काम आपका यहां पर होगा। देखिए यहां पर आपका रोटेशन भी हो रहा है, एक बार आपका एरो इस वाले कॉर्नर पर पहुंच गया, एक बार आपका एरो जो है इधर से उठकर वो यहां पर पहुंच गया। यहां पर देखिए इस बार जो आपका एरो है वो यहां से उठकर यहां पहुंच जाएगा, यानी कि यहां से आपका हेड होगा इस बार। तो अगर यहां पर हेड होगा तो यहां पर आपका मिडिल होगा, और इस बार जो आपका एरो होगा वो दोनों तरफ आपका मुंह रखता होगा, तो इधर भी उसका मुंह होगा और इधर भी उसका मुंह होगा। और आपको बताना ये वाला कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर है। सिंपल है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 यहां पर लिखा हुआ है, और ये वाला क्वेश्चन यानी कि ऐसा ही क्वेश्चन आपको फर्स्ट शिफ्ट में भी देखने को मिला था। यहां पर आपको डिक्शनरी के हिसाब से इन शब्दों को अरेंज करना होता है। डिक्शनरी में आप जानते हैं, जैसे कि यहां पर मान लीजिए ए बी लिखा हुआ है और यहां लिखा हुआ ए बी ए, तो कौन सा पहले आएगा? देखिए डिक्शनरी में पहले ये वाला आएगा, उसके बाद ये वाला आएगा, क्योंकि यहां पर ए तो सेम है, उसके बाद जो अगला कैरेक्टर है ए और बी, तो उसमें ए पहले आता, तो इसलिए ये वाला पहले आ जाएगा। बस आपको इसी प्रकार से इसको अरेंज कर लेना होता है। तो यहां पर देखिए डी सभी में कॉमन है, तो डी को आप नहीं देखेंगे। ई सभी में कॉमन है, तो इसको आप नहीं देखेंगे। यहां पर आर एस आर, यानी कि यहां पर तीसरा जो वर्ड है, तीसरा जो लेटर है वो थोड़ा सा चेंज है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे आर का क्या पोजीशन होता है, तो वो आपको देखना है। आर का जो पोजीशन होता है वो होता है मेरे भाई 18वां। इसके बाद आपको देखना है कि एस कौन से नंबर पर आता है, तो एस आता है मेरे भाई 19वें नंबर पर। इसके बाद यहां पर क्या आर है, ऐसे आर है, ऐसे आर है, तो आर वाले जो वर्ड्स हैं वो पहले आएंगे। तो यहां पर आपको देखना है डी ई आर, यानी कि ये पहले आएगा। फिर यहां पर लिखा हुआ डी ई आर, यानी कि ये पहले आएगा। फिर यहां लिखा हुआ डी ई आर। तो यहां पर कुल मिला के ये बात तो क्लियर होगी कि पहले ये वाले आएंगे,
फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। लेकिन अभी ये सॉल्व नहीं हुआ, इसके बाद एक एक और आपको कैरेक्टर देखना होगा। तो यहाँ पर M देखना होगा, यहाँ पर I देखना होगा, यहाँ पर O देखना होगा, यहाँ पर आपको C देखना होगा, यहाँ पर आपको E देखना होगा। तो इसको भी हम देख लेते हैं। तो देखिए मेरे भाई, M आपका 13 नंबर पर आ गया, I आपका 9th नंबर पर आ गया। इसी प्रकार से जो O है वो आपका 15 नंबर पर आ गया। C आपका मेरे भाई कौन से नंबर पर आएगा? C आपका आएगा तीसरे नंबर पर, और E आएगा मेरे भाई आपका 5वें नंबर पर। तो अगर आप देखेंगे M I O C E में से कौन पहले आएगा, तो C वाला पहले आएगा। तो मेरे भाई C वाला पहले आना चाहिए, लेकिन C तो यहां पर है, लेकिन यहां पर S है, तो ये तो पहले आ ही नहीं सकता, क्योंकि यहां पर R वाले पहले आएंगे। तो यहां पर देखिए R वाले में सबसे छोटा क्या है? R वाले में सबसे छोटा E है, यानी कि R के बाद E आता है, तो 5 नंबर आपका पहले आएगा। तो यहां पर लिख दीजिए आप 5। इसके बाद R वाले में ही देखिए, R वाला यहां पर है। इसके बाद R वाले में एक में तो M है और एक में O है, तो M पहले आता है, O पहले आता है, तो M पहले आता है, तो यानी कि 5 के बाद 1 आएगा। उसके बाद O वाला आएगा, यानी कि 3 आएगा। R के बाद आपके ये S वाले रह गए, यहां पर आपका S था, यहां पर आपके S था, यहां पर S के बाद I थी, यहां पर S के बाद C थी, यानी कि 4 वाला आपका पहले आएगा। तो 5 1 3 4, उसके बाद आएगा आपका 2। तो ये वाला ऑप्शन कहां है आपका? ऑप्शन नंबर डी में है, यही इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 14 है। ऐसा ही क्वेश्चन आपके फर्स्ट शिफ्ट में भी आया हुआ था, लेकिन मैंने आपको वहां पर भी बताया था, ये जो क्वेश्चंस होते हैं आपको वहां पर लूप समझना होगा। लूप जैसे कि मान लीजिए एक चीज आपकी यहां से स्टार्ट हुई और यहां तक पहुंच गई, यहां पर ये खत्म ना होकर ये दोबारा से यहां से ही चालू हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि बार बार चलती ही रहेगी। तो इसे क्या बोलते हैं? लूप बोलते हैं। एक चीज का बार बार चलते रहना, खत्म ना होना। तो बस आपको यहां पर लूप पर ध्यान देना है, और जो मिसिंग लेटर्स हैं उनको आपको फिल करते रहना है। अगर आप यहां पर ध्यान देंगे तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? ए 2 जगह खाली है, यहां पर लिखा हुआ बी। यहां पर क्या लिखा हुआ है? ए 1 जगह खाली है, यहां पर लिखा हुआ बी। देखिए, एक यहां पर जगह खाली है, एक यहां पर होनी चाहिए थी, लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है? बी लिखा हुआ है। तो ये वाला जो बी है वो उठ के कहां चला जाएगा? यहां पर चला जाएगा, क्योंकि यहां पर भी बी ही होना चाहिए। तो यहां पर हम क्या फिल कर देते हैं? बी को फिल कर देते हैं। तो अभी देखिए, यहां पर ए खाली जगह बी बी, यहां पर देखिए एक खाली जगह बी बी। क्लियर है? अगर आप यहां पर और थोड़ा सा ध्यान देंगे, मैं इसको रिमूव कर देता हूं। अगर आप यहां पर थोड़ा और ध्यान देंगे, इन सारे यहां तक कैरेक्टर्स को मिलाएंगे, तो ए खाली जगह बी बी फिर खाली जगह। क्लियर है? यहां पर अगर आप ध्यान देंगे तो ए इस प्रकार से यहां तक, तो आप इसको मैच कर लीजिए। ए खाली जगह, ए खाली जगह, यहां पर भी दोनों है, यहां पर बी बी, यहां पर बी बी, लेकिन यहां पर जो खाली जगह है वहां पर इसके लिए सी लिखा हुआ, तो यानी कि यहां पर भी आपका सी आ जाएगा। अब सी के बाद यहां पर खाली जगह, लेकिन यहां पर सी के बाद कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? आपका लूप चलेगा, आगे आ जाएगा। तो यहां पर क्या आएगा? लूप सी के बाद ए आएगा, तो यहां पर क्या आएगा? इसका मतलब ए आएगा आपका, इस प्रकार से। तो अगर आप देखेंगे यहां पर सी के बाद 2 ए है, उसके बाद बी है, लेकिन यहां सी के बाद सिंगल ए आ चुका है, इसके बाद खाली जगह है, तो इसका मतलब यहां पर भी आपका ए आएगा और बी आपका यहां पर आ चुका है। इसके बाद अगर आप फिर से मैच करेंगे तो सी ए बी सी ए यहां पर लिखा हुआ है, और आप यहां से मैच कीजिए सी, और यहां पर लूप आ गया ए बी बी सी ए, इस प्रकार से। समझ लो ना? यहां से लेकर यहां तक, और इस सी को जोड़ते हुए इस लूप को आगे बढ़ा देना यहां तक। मैच कर लो मेरे भाई। देखो मेरे भाई, यहां पर सी है, यहां पर सी है, यहां पर ए है, यहां पर ए है, यहां पर ए है, यहां पर भी ए है, यहां पर बी है, यहां पर भी बी है। इसके बाद जगह खाली है, लेकिन यहां पर एक और बी है, यानी कि यहां पर बी आएगा। इसके बाद यहां पर सी है, यहां पर सी है, यहां पर ए है, यहां पर ए है। इसके बाद यहां पर दूसरा ए है, लेकिन यहां पर ए नहीं, तो यानी कि यहां पर भी ए आएगा। बस जो जो जगह आपने भरी है वो आप लिख दीजिए। ए भरा है, बी भरा है, सी ए बी ए। तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर सी है वही आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 आपका सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है ओ पी क्यू आर एस टी और यू आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, यू इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ टी। यहां पर क्वेश्चन को पूरा पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन आपका हिंदी में भी लिखा हुआ है। यहां पर आप पढ़ सकते हैं ओ क्यू पी आर एस टी यू भी एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। समझा मैं हिंदी में ही रहा हूं, लेकिन मैं इंग्लिश में रीड करता हूं, क्योंकि मुझे इंग्लिश में रीड करने में और समझने में आसानी होती है। आपको हिंदी में होती होगी तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, समझा मैं हिंदी में ही रहा हूं। तो यहां पर क्वेश्चन बोल रहा है कि आपके कुछ दोस्त हैं, ओ पी क्यू आर एस टी 7 दोस्त हैं, जो कि एक पंक्ति में एक रो में बैठे हुए हैं, लेकिन वो नॉर्थ की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। तो नॉर्थ आपका ऊपर की ओर होता है, यानी कि नॉर्थ आपका इधर होता है। मान लो एक डेस्क है या एक रो है, इस प्रकार से यहां पर 7 दोस्त बैठे हुए हैं। ठीक है, तो उनको हम यहां बैठाते हैं, यहां पर थोड़ा सा इधर को बैठाते हैं। क्लियर? यहां पर मान लो एक इधर आ जाएगा,
एक इधर आ जाए, 2 हो गए, 3 4 5 6 और 7 में आपका बीच में आ जाएगा। क्लियर है? तो ये 7 दोस्त हैं जो कि नॉर्थ की तरफ मुंह करके यानी कि ऊपर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड इधर के लिए होगी और राइट हैंड साइड इधर के लिए होगी। ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। क्लियर है? अब U इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ T। U जो है वो एकदम T के राइट में बैठा हुआ है। तो मान लो मेरे भाई T आपका यहां पर है तो U आपका एकदम इमीडिएट राइट यानी कि इधर की ओर बैठा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। Q इज सिटिंग इन बिटवीन R एंड O। Q जो है वो R और O के बीच में बैठी हुई है या बैठा हुआ है। तो मान लो मेरे भाई Q यहां पर है तो आपका हो सकता है R इधर हो और O इधर हो, या हो सकता है आपका O इधर हो, Q तो बीच में है ही है, R आपका इधर हो। ये दो पॉसिबिलिटी बनती है और इन दोनों में से कौन सी सही है अभी हमें नहीं पता। आगे बढ़ते हैं। P who is on the extreme right is sitting to the immediate right of Q। P जो कि एकदम राइट में बैठी हुई है या बैठा हुआ है वो एकदम O के राइट में बैठा हुआ है। समझ रहे हो मतलब को? P जो कि एकदम राइट में बैठा हुआ, तो राइट इधर की ओर होगा हमारा, हमने आपको बताया नॉर्थ के हिसाब से। तो P आपका यहां बैठा हुआ है जो कि O के एकदम राइट में बैठा हुआ है। सो O आपका इधर है, P आपका इधर है, तो इसका मतलब यह है कि ये वाला जो आपका इक्वेशन था वो आपका हो ही नहीं सकता क्योंकि O के बाद इधर की राइट की ओर P आ रहा है ना कि Q आ रहा है। तो ये बात की लाइन जो है वो आपकी गलत होगी, जो राइट होगा वो आपका ये वाला होगा। तो O आपका यहां आ गया तो Q आपका यहां आ जाएगा, तो बचा हुआ R आपका यहां आ जाएगा। क्लियर है? अब क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। S इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R। S जो है वो R के एकदम इमीडिएट लेफ्ट पर बैठा हुआ है, तो R इधर है, लेफ्ट आपका इधर होगा, तो S आपका इधर बैठेगा। ये बात क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन बोल रहा है हु इज सिटिंग इन द मिडिल ऑफ द रो। मिडिल में कौन बैठा हुआ है? तो देखिए मेरे भाई 1 2 3 आपका ये अलग हो जाएंगे, 1 2 3 मेरे भाई ये आपके अलग हो जाएंगे, बीच में जो बचा ये यानी कि R बचा, तो R जो है वो इसका राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर है। सिंपल था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो हमसे बोल रहा है दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़े, यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी एकदम सही है, भले ही यह सामान्य रूप से ज्ञात तत्वों से भिन्न प्रतीत होती हो, चाहे वो हमारे निजी जीवन से थोड़ा अलग लगता हो, लेकिन वो मान लीजिए सही है। ठीक है, तो तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा कथन का तार्किक रूप यानी कि तार्किक रूप अनुसरण करता है, यानी कि वो सही है। स्टेटमेंट आपके पास क्या है? सम कैट्स आर एनिमल। कुछ जो बिल्ली है वो जानवर भी है। तो मान लो ये आपका यहां पर कैट है, ये जो कुछ बिल्ली है वो कुछ जानवर है, यानी कि मान लो ये आपके एनिमल्स है, इस प्रकार से। अब ऑल एनिमल्स आर प्लांट्स, यानी कि जो सभी जानवर है वो प्लांट्स है। हालांकि नहीं होते आम जिंदगी में, लेकिन हमें सच मानना होगा। तो जो जितने आपके एनिमल्स हैं वो सभी के सभी क्या हैं? प्लांट्स हैं। ये आपके स्टेटमेंट्स हैं। अब कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या बोल रहा है वो आप समझिए। ऑल कैट्स आर प्लांट, क्या जो सभी बिल्लियां हैं क्या वो प्लांट्स हैं? क्या जो सभी बिल्लियां हैं, यानी कि यहां पर देखिए यहां पर ये जो बिल्ली बनी हुई है क्या वो सभी की सभी प्लांट्स हैं? जी नहीं, कुछ बिल्लियों को हम मान सकते हैं लेकिन सभी तो नहीं है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका, कंक्लूजन नंबर ए आपका नहीं है। इसके बाद सम प्लांट्स आर कैट, क्या जो कुछ प्लांट्स है क्या वो बिल्ली है? तो बिल्कुल है। देखिए कुछ जो प्लांट्स हैं अंदर से हम ऊपर की ओर से पढ़ते हैं ना, तो कुछ जो प्लांट है वो बिल्कुल बिल्ली है, यहां पर आ रहा है हिस्सा, तो यानी कि कंक्लूजन 2 आपका सही है। इसके बाद सम प्लांट्स आर एनिमल, क्या जो कुछ प्लांट्स है क्या वो एनिमल्स है? बिल्कुल है। हम ऊपर से रीड करते हैं तो प्लांट्स जो है वो बेशक, हालांकि जो पूरे एनिमल्स है वो प्लांट्स के अंदर आते हैं, लेकिन हम ऊपर से रीड करते हैं तो कुछ प्लांट्स जो है वो एनिमल के अंदर भी माने जाएंगे। सो ऑप्शन नंबर कंक्लूजन नंबर 3 जो है वो भी राइट आंसर है। ऑल एनिमल्स आर कैट, क्या जो सभी एनिमल्स है वो कैट है? बिल्कुल नहीं है, कुछ है, सभी नहीं है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर कंक्लूजन नंबर 4 जो है वो भी गलत है। सो 2 और 3 ही आपके सही है। वो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में है। ओनली कंक्लूजन सेकंड एंड थर्ड इज फॉलोज। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, सो ये भी सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, 6 फ्रेंड्स, 6 दोस्त हैं, आर सिटिंग इन ए स्ट्रेट लाइन, एकदम स्ट्रेट लाइन पे बैठे हुए हैं। ई इज द फोर्थ फ्रॉम द राइट, ई जो है वो राइट से चौथे नंबर पर है। सबसे पहले हम एक लाइन बना लेते हैं। लाइन को हम इस प्रकार से रो में बनाते हैं, आप चाहें तो कॉलम में भी बना सकते हैं, हम रो में ही समझते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 दोस्त बैठे हुए हैं। यहां पर ये नहीं बताया कि इधर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, तो आप मान लीजिए कि वो ऊपर की तरफ ही मुंह करके बैठे हुए हैं, तो ये आपका लेफ्ट हो गया और ये आपका राइट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है ई इज फोर्थ फ्रॉम द राइट, ई जो है वो राइट से
चौथे नंबर पर है। तो पहला नंबर ये हो गया, दूसरी पोजीशन ये होगी, तीसरी पोजीशन ये होगी, चौथी पोजीशन ये होगी। तो ई जो है वो आपका यहां पर बैठा हुआ है। अब क्वेश्चन आपका बोल रहा है आगे, ई इज बिटवीन बी एंड डी। ई जो है वो बी और डी के बीच में बैठा हुआ है। देखिए ई तो आपका बीच में बैठा हुआ है, लेकिन ये नहीं पता कि बी इधर है या आपका बी इधर है, या डी इधर है या डी आपका इधर है। तो दो पॉसिबिलिटी अभी आपके पास है, कंफर्म नहीं है कि कौन सी पॉसिबिलिटी आपकी सही है। आगे बढ़ते हैं। ए इज एडजेसेंट ऑफ बी। ए जो है वो बी का पड़ोसी है। ए जो है वो बी का पड़ोसी है। तो या तो इस प्रकार से हो सकता है मेरे भाई, या फिर इस प्रकार से हो सकता है। तो इन दोनों पॉसिबिलिटी के हिसाब से हम ऊपर को फिल कर देते हैं। यहां पर लिखा हुआ था क्या आपका डी ई बी, तो बी का पड़ोसी ए होगा, तो यहां पर ए आ सकता है। या फिर अगर ये भी सही हुआ तो ए आपका यहां पर आ सकता है, इस प्रकार से। इसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है डी इज एडजेसेंट टू सी। डी जो है वो सी का पड़ोसी है। तो डी मेरे भाई ये रहा, तो यहां पर आप सी का पड़ोसी इसको बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन और यहां पर भी आप सी का पड़ोसी बना सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन बोला डी इज बिटवीन ई एंड सी। डी जो है वो ई और सी के बीच में बैठा हुआ है, तो यहां इस प्रकार से होगा या फिर आपका इस प्रकार से होगा। तो भैया देखो ई आपका यहां पर है, तो डी जो है वो ई और सी के हिसाब से बीच में जो है वो इस वाली लाइन के हिसाब से बैठा हुआ है, और इस वाली लाइन के हिसाब से सी और डी बराबर में है। ई आपका बीच में नहीं आ रहा, यानी कि ये वाली पॉसिबिलिटी खत्म हो गई है, ये वाली पॉसिबिलिटी आपकी सही है। तो बस फिल कर दो, ए आपका इधर आ गया, बी आपका इधर आ गया, ई आपका इधर आ गया, डी आपका इधर आ गया, सी इधर आ गया। बचा जो भी, यानी कि जो भी बच रहा है ए बी सी डी ई एफ बच रहा है, तो एफ को आप यहां पर लिख दो। अब क्वेश्चन क्या बोलता है वो आप पढ़ लीजिए। हु इज सिटिंग बिटवीन एफ एंड डी। एफ और डी के बीच में कौन बैठा हुआ है? एफ और डी के बीच में सी बैठा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, सो नंबर सीरीज का ये क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। सबसे पहले आपको यहां पर देखने को मिलेगा ज्यादा डिफरेंस है नहीं नंबर्स में, यानी कि बस एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन हो रहा होगा, मल्टीप्लाई वगैरह नहीं हो रहा होगा। तो सबसे पहले आप यहां पर डिफरेंस को काउंट कीजिए, क्योंकि आपको दिख रहा है 153 के बाद 149 हो गया, घट गया, 149 से 143 हो गया और घट गया, फिर 135 हो गया और घट गया, और उसके बाद जो ऑप्शन है वो भी घटे हुए हैं, यानी कि माइनस हो रहा है। ठीक है, तो डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा -4 है, इन दोनों में देखेंगे -6 है, इन दोनों में देखेंगे तो -8 है। तो अगले बारे में क्या होगा? -10 होगा। 125 से 10 कम कर दीजिए, 125, यही ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 19 पर हम सबसे पहले ध्यान दे लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत मजेदार, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। यहां क्वेश्चन बोल रहा है इफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 4 सेंटीमीटर, इट्स एरिया इंक्रीजेस बाय 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द रेशियो ऑफ द न्यू एरिया ऑफ द स्क्वायर टू द इनिशियल एरिया ऑफ द स्क्वायर। यदि एक वर्ग के विकर्ण में 4 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है तो इसका क्षेत्रफल 56 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। वर्ग के नए क्षेत्रफल का वर्ग के प्रारंभिक क्षेत्रफल से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इतना आसान भी नहीं था, लेकिन मैं आपको बता देता हूं किस प्रकार सॉल्व होगा। देखिए यहां पर मैं हो सकता है इंग्लिश में शब्द बोलूं, तो आप पहले ही समझ लीजिए। स्क्वायर का मतलब वर्ग होता है, मैं स्क्वायर बोलूंगा। इसका जो विकर्ण होता है इसको आप डायगोनल बोलते हैं, तो इसको मैं डी बोलूंगा, डायगोनल हो जाएगा। आपको एरिया पता होगा, क्षेत्रफल होता है एरिया आपका, तो मैं यहां पर ए लिख सकता हूं या फिर मैं उसे एरिया भी बोल सकता हूं। तो ये 3-4 शब्द मैं यूज करने वाला हूं। सबसे पहले यहां पर बोला गया इफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीजेड बाय 4 सेंटीमीटर। जो आपका डायगोनल है स्क्वायर का वो 4 सेंटीमीटर बढ़ा दिया गया है, तो पहले कुछ तो होगा वो, तो मान लेते हैं थोड़ा आसानी के लिए, मुझे पता है कितने आसानी से हो सकता है, तो इसलिए मैं यहां पर डी को यानी कि डायगोनल को 2x मान लेता हूं। आप x भी मान सकते थे, मुझे पता है कि 2x अगर मैं यहां पर लेकर चलूंगा तो काफी इजी सॉल्व हो जाएगा, तो इसलिए मैं यहां पर 2x लेकर चलता हूं। अब यहां पर बोला गया है कि हम उसके एरिया को भी 56 सेंटीमीटर स्क्वायर से बढ़ा देते हैं। तो सबसे पहले डी आपका 2x है, आपको एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया का जो फॉर्मूला यानी कि एरिया जो है वो होगा अभी फिलहाल आपका हाफ इंटू डी स्क्वायर। तो आपका d कितना है वो आप देखिए, हाफ, और d है आपका 2x, तो 2x का स्क्वायर कितना होगा वो आपको पता है, वो होगा आपका 4x स्क्वायर। इस प्रकार से यहां पर आपका 2 है, तो 2 से आप इस 4 को डिवाइड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, एरिया 2x स्क्वायर निकल कर आ जाएगा। और ये कौन सा एरिया है? वो आपका स्टार्टिंग एरिया है, प्रारंभिक एरिया है, प्रारंभिक क्षेत्रफल है 2x स्क्वायर। तो इसको हम कहीं लिख देते हैं कोने में, और इन सबको पहले हम रिमूव कर देंगे। तो आपका क्या निकल कर आया, एरिया स्टार्टिंग का 2x स्क्वायर निकल कर आया, और d जो है वो आपका क्या माना आपने, 2x माना। ठीक है, ये स्टार्टिंग आपके पोजीशंस है, इनको हम पहले रिमूव कर दें ताकि जगह बन जाए हमारे यहाँ पर लिखने के लिए। इसके बाद हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि जो हमारे स्क्वायर के डायगोनल है उनको हमने 4 सेंटीमीटर बढ़ा लिया है, तो 4 सेंटीमीटर आपको यहां पर बढ़ा देना होगा। तो अगर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाएगा तो कितना एरिया होगा वो आपको पता करना है। तो देखिए मेरे भाई, हाफ, और आपका क्या था d, वो था आपका 2x, तो यहां पर उन्होंने 4 बढ़ा दिया, तो यानी कि 2x + 4 का होल स्क्वायर, यही तो होगा। तो इसको जल्दी से हम सॉल्व कर लेते हैं। हाफ, यहां पर आप a + b का होल स्क्वायर से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये आपको पता है, a² + b² +
2ab। तो यहां पर अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर यानी कि आपका 4x स्क्वायर, b स्क्वायर यानी कि आपका 16 और 2ab यानी कि 4 यानी कि 4 दूनी 8 दूनी 16, 16x आपको निकल कर आएगा। अगर आप यहां पर 2 को कॉमन ले लेते हैं इन सभी में से ऊपर से, तो आपका यहां पर 2 कॉमन निकल कर आएगा। यहां पर हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस 8 प्लस 8x और नीचे आपका 2 है तो 2 से 2 आपका डिवाइड हो जाएगा। यहां पर आपका बचेगा 2x स्क्वायर प्लस 8 प्लस 8x। ये क्या होगा? ये हो गया आपका, अब जो आपने इंक्रीज करके जो आपका एरिया आएगा वो हो गया आपका ये वाला। क्लियर है? तो ये क्या होगा आपका इंक्रीजेस एरिया होगा। नेक्स्ट वाला एरिया, स्टार्टिंग एरिया कौन सा था? 2x स्क्वायर। क्लियर है? सो ये दो चीज आपके पास अभी आ चुकी है, तो इसको भी मैं कहीं पर लिख लेता हूं, इन सबको मैं क्लियर कर देता हूं। अब यहां पर हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि इट्स एरिया इंक्रीजेस बाय 56 सेंटीमीटर। अगर हम 56 सेंटीमीटर स्क्वायर को एरिया को बढ़ा देंगे तो आपको रेशियो बताना है पहले वाले एरिया ऑफ स्क्वायर यानी कि इस वाले का, सॉरी 2x का, और इस वाले का यानी कि दूसरे का। इन दोनों के बीच में रेशियो क्या होगा अगर हम 56 सेंटीमीटर स्क्वायर को बढ़ा देते हैं? तो इसका मतलब क्या है मेरे भाई, इसमें से अगर आप इसको माइनस करेंगे तो वो 56 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो बस हमें वही करना होगा। तो हम लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 2x स्क्वायर, जो कि आपका यहां पर पहले वाला स्टार्टिंग वाला एरिया था। अगर आप ये कर देंगे तो आपके पास 56 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर आपका कट गया, 8x आपका यहीं पर रह जाएगा, 8 आपका यहाँ 56 में माइनस हो जाएगा तो वो आपका 48 हो जाएगा, x आपका निकल कर क्या आएगा? 6 आएगा, 8 6 48। अब इस x की वैल्यू को आपको पुट कर देना है। अगर आप पहले वाले एरिया में पुट करेंगे तो वो था आपका 2x स्क्वायर, तो अब हो जाएगा वो आपका 6 6 36, 36 दूनी 72। तो जो आपका स्टार्टिंग एरिया था वो हो जाएगा आपका 72। अगर आप इस x को इस नए वाले एरिया में अगर आप पुट करेंगे तो वो हो जाएगा आपका 2 गुणा 36, क्योंकि 6 6 36 प्लस 8 और 8 6 48। इस प्रकार से अगर आप यहां देखेंगे 72 प्लस 8 प्लस 48, अगर आप इन सभी को जोड़ेंगे तो आपके पास जो निकल कर आएगा वो आएगा 128। अब आपको यहां पर क्वेश्चन बोल रहा है कि मेरे भाई वर्ग के नए क्षेत्रफल और वर्ग के प्रारंभिक क्षेत्रफल के अनुपात बताइए। तो नया क्षेत्रफल कौन सा? 128 है और प्रारंभिक कौन सा है? 72 है। अनुपात यहां पर है। अब इसको काट दो मेरे भाई, तो 16 9 आपका रेशियो होगा। 69 यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यहां पर सीरीज का क्वेश्चन था, लेकिन यहां पर लेटर्स आए हुए हैं। तो सबसे पहले आपको यहां पर इन लेटर्स की पोजीशन पता करनी है। 9 आपका आई जो है सॉरी आपका 9 पर आता है, ओ जो है वो आपका 15 पर आता है, एम जो है वो आपका 13 पर आता है, एन आपका 14 होता है, टी आपका 20 होता है और आर आपका 18 होता है। अब इन दोनों में देखिए क्या सिमिलरिटी बन रही है। पहले कैरेक्टर यानी कि आई और एन में क्या बन रहा है? 9 से 14 हो गया यानी कि +5 हो गया, 15 से 20 हो गया यानी कि यहां पर भी +5 हो गया, 13 से 18 हो गया यानी कि यहां पर भी 5 हो गया। और अगर आप और सॉल्व करेंगे तो आपको यहां पर पता चलेगा यहां पर भी +5 ही हो रहा है। तो आपको यही लॉजिक, यही सेम लॉजिक आपको अब लगा देना है। तो उसको हम जल्दी से लगाते हैं। यहां पर अगर आप देखेंगे एस की क्या पोजीशन है, तो एस की पोजीशन निकल कर आएगी मेरे भाई 19, बाई का निकल कर आएगा 25, डब्ल्यू का निकल कर आएगा मेरे भाई 22। इनमें आप 5 को ऐड कर दो मेरे भाई। अगर आप 5 को ऐड करेंगे, 19 में अगर आप 5 को ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 24, 25 में अगर आप 4 करेंगे तो 26, और 26 में और आप जोड़ दिए 4 यानी कि यहां पर आपका 4 आ जाएगा। 22 में अगर आप यहां पर ऐड करेंगे तो आपका यहां पर 2 आ जाएगा। तो 24 में नंबर पर x होता है, चौथे पर d होता है, 2b होता है, यानी कि xdb जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, सो ऐसा क्वेश्चन आपका शिफ्ट नंबर 1 में भी आया था। यहां पर p और q जो है वो एक आपका मिरर है और इस प्रकार से आपका एक बर्ड लिखा हुआ है। सो अगर इस प्रकार से आपका बर्ड लिखा हुआ है और p और q आपके लेटर हैं और p और q आपके मिरर हैं, तो परछाई जो है वो आपकी इस तरफ को होगी। ये बात क्लियर है? तो यहां लिखा हुआ आपका t, तो t किस प्रकार से दिखेगा? t आपको पता, t आपका ऐसे ही दिखने वाला है। क्लियर है? n जो है वो किस प्रकार से दिखेगा? आपका जो n है वो इस प्रकार से दिखेगा, है ना? इसी प्रकार से दिखेगा ना। ए आपका ऐसे दिखता है, ये आपको पता है। एच अभी आपका ऐसा ही दिखेगा मिरर में। सबसे पहले देखिए टी से क्या स्टार्ट हो रहा है, तो ये तो नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा। अब ये 2 हो रहे हैं। यहां पर भी टी एंड सी है पहले, लेकिन हमारे में टी एंड ए एच पहले है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ओके सर, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, पेपर कटिंग का, फोल्डिंग पेपर का क्वेश्चन था। यहां पर एक राउंड पेपर को, सर्कल पेपर को एक फोल्ड किया एक बार, यानी कि यहां पर 2 हो गया, यहां पर फिर दोबारा किया यानी कि यहां पर 4 हो गया। इसके बाद इसमें एक इस प्रकार से कटिंग की गई है, लेकिन यहां पर जो आपका पेपर फोल्ड है वो 4 बार फोल्ड है, यानी कि 4 लेयर में फोल्ड है। तो एक बार जब वो खुलेगा तो कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार का एक आपका दिल बनाएगा, है ना, और वो कुछ इस प्रकार का दिखेगा आपको बाद में, आधा खुल के वो इस प्रकार का दिखेगा। अब आपको ये पेपर वापस यहां खोलना है, तभी तो वो पूरा होगा, यानी कि इस प्रकार से होगा। तो ये जो आपका दिल बना हुआ है वो उल्टा यहां पर बन जाएगा, यानी कि वो इस प्रकार से आपको दिखेगा।
यू। तो ये वाली आकृति आपको जो देखने को मिलेगी वो सिर्फ और सिर्फ आपको डी में देखने को मिलेगी। सो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज PHEN/L को 9, 11, 17, 8, 5 और 13 में अगर कन्वर्ट किया हुआ है, कॉलोनी को 6, 12, 13, 12, 8, 5 में कन्वर्ट किया हुआ है, तो आपको बताना है कॉलोनेल को आप किस प्रकार से डिकोड करेंगे। आपको यहां पर दिमाग लगाना ही नहीं है, आपको देखना है क्या सी जो है वो पहले भी कहीं कन्वर्ट हुआ है। तो देखिए सी जो है वो आपका कॉलोनी में कन्वर्ट हुआ है और उसकी जगह यहां पर उन्होंने 6 को लिखा था। तो यहां पर भी आपका क्या आ जाएगा, पहले 6 आ जाएगा। इसके बाद यहां पर ओ लिखा हुआ, तो क्या ओ पहले कन्वर्ट हुआ है? जी बिल्कुल, ओ हुआ है, पहले कॉलोनेल में हुआ है, उसके बाद यहां पर 12 आएगा। क्लियर है? इसके बाद क्या आपका एल फिर से कन्वर्ट हुआ था कहीं भी? जी हुआ था, फिनेल में हुआ था, जहां पर एल का मतलब 13 था, तो यहां पर आपका अब 13 आ जाएगा। बस इतना ही बहुत है। 6, 12, 13, 6, 12, 12 ये नहीं है, 6, 12, 12 ये नहीं है, 6, 17, 12 ये नहीं है, 6, 12, 13 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, सो बस यहां पर आपका निगाहों का गेम था, कुछ ज्यादा कठिन क्वेश्चन था नहीं। ऑप्शन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 आपका बोला है सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द गिवन फिगर इज एम्बेडेड। ऐसे विकल्प को आप चयन करें जिसमें आकृति सन्निहित हो जाए या फिर मिल जाए, बस आपको ये बताना है। और घूर्णन यानी कि रोटेशन यहां पर अलाउड नहीं है, आपको घुमाकर नहीं देखना है। तो ये वाली आकृति कहां पर बन रही है ये आपको देखना है। देखिए इस वाले सर्कल में कहीं बन रही है? बिल्कुल नहीं बन रही है, देखने से ही पता चल रहा है। क्या जो आपका ऑप्शन नंबर सी है यहां पर कहीं बन रहा है ऐसा कुछ? मेरे हिसाब से नहीं बन रहा है, आप यहां पर टाइम वेस्ट करेंगे। ऑप्शन नंबर डी में नहीं बन रहा है, ऑप्शन नंबर बी में क्यों बन रहा है वो मैं आपको दिखाता हूं। देखिए यहां पर ये बन गया इतना, इसके बाद देखिए यहां तक आ गए, यहां तक आ गए, इसके बाद देखिए यहां पर ये आ गया, इसके बाद देखिए यहां पर ये आ गया। बननी ना बननी है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, अगर एक्सपेरिमेंटर लैब से रिलेट रखता है तो शेफ किससे रिलेट रखेगा? कोई पूछने वाली बात थोड़ी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी किचन से रिलेट रखेगा ना भाई, खाना कहां बनाएगा? किचन में ही तो बनाएगा वो, क्योंकि एक्सपेरिमेंट अगर लैब में होता है तो खाना भी आपको किचन में ही बनता है। सो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही रहने देते हैं। अगर आप चाहते हैं, आपको पसंद है ऐसी वीडियोस, आप चाहते हैं मैं आपके लिए ऐसी ही मजेदार वीडियोस लेके आता रहूं, लाइक करो, कॉमेंट करो, कैसा लगा मुझे बताओ, मुझे पता होना जरूरी है, तभी आपके लिए मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आ पाऊंगा। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज ठोक दो सब्सक्राइब वाले बटन को, तोड़ दो, फोड़ दो, अंगूठा मारो, हथौड़ा मारो, मुझे नहीं पता, आप उसे सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं। आप इतना तो कर ही सकते हो, फ्री है, कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।